बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 20। शाओयान के मास्टर ने उसके ब्लैक रिंग में कुछ ऐसी पावर्स डाल दी थी जिसका यूज करके वो पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो अपने आसपास एक ऑरा बना देता है और ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसके चलते वहां हर तरफ बर्फ गिरने लगती है। याली से ये सब और बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने पॉइजन का लेवल बढ़ा देती है जिससे कि सभी पार्टिसिपेंट्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। अब शाओयान अपनी पूरी एनर्जी यूज करता है। वो अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी यूज कर लेता है कि उसका फर्नेस टूट जाता है। ये देखकर सभी बहुत निराश होते हैं। उन्हें लगता है कि शाओयान अब हार जाएगा। शाओयान भी काफी निराश हो गया होता है और वो उन सभी पलों को याद करता है जब उसके मास्टर ने उसे ये फर्नेस दिया था। अब उसे अपने मास्टर की कही हुई एक बात याद आती है। उसके मास्टर ने उससे कहा था कि ये फर्नेस चाहे जितना भी पुराना है, अगर तुम पिल बनाना चाहते हो तो तुम इस फर्नेस के बगैर भी इस पिल को बना सकते हो। तभी सबको ये लगने लगता है कि शाओयान अब नहीं जीत पाएगा। अब शाओयान अपने मास्टर का शुक्रगुजार होते हुए अपनी एनर्जी का यूज करता है ताकि वो एक नई फर्नेस को क्रिएट कर सके। वो ऐसा ही करता है, अपनी एनर्जी का यूज करता है और एक नया फर्नेस क्रिएट करता है। ये सब देखकर प्रेसिडेंट फामा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि शाओयान इस हद तक कैपेबल है। वो अपने एनर्जी से एक नया फर्नेस भी क्रिएट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें याली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपना सारा का सारा पॉइजन सीधा शाओयान पर ही छोड़ने लग जाती है क्योंकि वो शाओयान से बहुत जेलस है। यहाँ पर मास्टर लियू, राजकुमारी और बाकी सभी पार्टिसिपेंट शाओयान के आसपास घेरा बना लेते हैं और सभी अपने सोल पावर से एक शील्ड बना देते हैं जिससे कि वो शाओयान को प्रोटेक्ट कर सके और याली उस पर अपना पॉइजन ना छोड़ सके। अब शाओयान इन सभी की मदद से एक नई पिल बना देता है जिससे कि सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब शाओयान इस कंपटीशन को जीत जाता है। ये देखकर याली सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इस लेवल पर पिल को रिफाइन करना कैसे पॉसिबल है। अब प्रेसिडेंट फामा कहते हैं कि 3 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल्स की तुलना 5th टियर पिल्स से की जा सकती है, यानी कि शाओयान विनर है और अब सभी बहुत खुश लग रहे होते हैं। प्रेसिडेंट फामा कहते हैं कि एक बहुत ही जीनियस और इमेजिनेटिव मेडिसिनल रिफाइनिंग टेक्निक है ये। मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सुना। आज मैंने जो देखा उसने सच में मेरी आंखें खोल दी। अब मास्टर जिया यंगन कहते हैं कि मैंने सच में इस लड़के को बहुत कम आंका था। आइस एम्परर कहते हैं कि इसके पास मैजिक की कोई कमी नहीं है और वो सभी लोग शाओयान को हवा में उछालने लगते हैं। यहाँ नायान भी शाओयान की कामयाबी पर खुश होती है, मगर इसके साथ साथ वो उदास भी होती है क्योंकि शाओयान याफी और बाकी सब लड़कियों से तो बात करता है लेकिन नायान से बात नहीं करता, जैसे कि वो उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा हो। नायान और उसके दादाजी इस बात पर दुखी होते हैं। नायान के दादाजी ये नहीं जानते कि शाओयान वही है जिससे कि नायान का 3 साल का अग्रीमेंट हुआ है और वो ये भी नहीं जानते कि शाओयान शाओज फैमिली से है। इसके बाद हमें शाओयान के फादर को दिखाया जाता है जो कि शाओयान से बिना मिले ही जा रहे होते हैं। वो शाओयान का कंपटीशन देख रहे थे। अब शाओयान उन्हें रोकना चाहता था और वो उनके पास जाना चाहता था, मगर तभी वहां लियू आ जाता है और वो उसे बधाई देता है, कहता है कि मास्टर सही थे। अब इसी बीच शाओयान की हालत खराब होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब याली को दिखाया जाता है जो कि वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी आइस एम्परर और मास्टर जिया यंगन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। अब जब वो दोनों उसे पकड़कर मारने लग जाते हैं तो वो उनसे माफी मांगती है। वो अपनी जान की भीख मांगती है और वो आइस एम्परर से कहती है कि मैं चू एम्पायर की सारी सीक्रेट्स बता दूंगी, आप मुझे छोड़ दो। मगर आइस एम्परर उसे वहीं पर मार देते हैं। ये देखकर मास्टर जिया यंगन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आपने उसे क्यों मार दिया, ये हमें बहुत सी सीक्रेट्स बता सकती थी। मगर तभी आइस एम्परर कहते हैं कि जो अपने देश के लिए वफादार नहीं है वो हमारे लिए कैसे वफादार हो जाएगा। अब इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। वहीं इस तरफ हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो गया था।
तभी मास्टर ताओ याओ उसे एक कमरे में लेकर आते हैं ताकि वो आराम कर सके। अब वो वहां से चले जाते हैं। शाओयान सपने में अपने मास्टर को देखता है, क्योंकि उनकी वजह से ही तो वो जीता था। उन्होंने ही तो उसे सारे स्किल्स सिखाए थे। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 21। अब हम इस एपिसोड में देखते हैं कि शाओयान जब अगली सुबह उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक सर्वेंट आती है जो कि अपना नाम शूनर बताती है, और उसका नाम सुनकर शाओयान को शूनर की याद आ जाती है। इसके बाद वो शाओयान को बताती है कि प्रेसिडेंट फामा ने आपको बुलाया है ताकि वो आपको आपका प्राइज दे सके। और ये हमें पहले से ही पता है कि ये प्राइज क्या है। ये प्राइज वो है जिससे कि शाओयान अपनी सोल पावर को रेस्टोर कर सकता है। अब शाओयान उस सर्वेंट के साथ प्रेसिडेंट फामा के पास जाता है ताकि वो अपना प्राइज ले सके। वहीं दूसरी तरफ हमें नायान को दिखाया जाता है जो कि अपने दादाजी के पास होती है और वो अपने दादाजी का ध्यान रख रही होती है ताकि उसके दादाजी जल्द से जल्द ठीक हो सके। और अब नायान के दादाजी उसे 3 साल का वो अग्रीमेंट याद दिलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें मिस्टी कोल्ड सेक्ट में जाना होगा। नायान को तो ये लड़ाई किसी भी हाल में जीतनी ही थी, क्योंकि अगर वो हार जाती है तो इससे उसकी और उसके परिवार की बहुत बदनामी होगी। अब हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि अपना प्राइज लेकर वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक आदमी से होती है। जैसे ही उसकी टक्कर उस आदमी से होती है तभी आसपास का वक्त रुक जाता है और तभी उसके अंदर से रानी मेडूसा बाहर आती है। अब शाओयान समझ जाता है कि जब पिछली बार उसने अपनी पावर को रेस्टोर करने की कोशिश की थी तो वो क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो पावर रानी मेडूसा बार बार अपने अंदर खींच लेती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि वो बाहर आ सके। अब रानी मेडूसा शाओयान से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए रैंक 6 की पिल बनानी होगी, क्योंकि तुम इस कंपटीशन को भी जीत चुके हो और तुम्हें सारे इंग्रेडिएंट्स भी मिल चुके हैं। लेकिन शाओयान रानी मेडूसा को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं एक 4th रैंक का एल्केमिस्ट हूँ, मैं ये पिल कैसे बना सकता हूँ। पर रानी मेडूसा उसके बारे में सब कुछ जानती थी और उससे कहती है कि तुमने इतने सारे कारनामे कर रखे हैं तो तुम ये तो जरूर कर सकते हो। और तो और तुमने आइस एम्परर के लिए भी 6th लेवल की पिल बनाई थी और उसके ऊपर से मेरा श्राप हटा दिया था, तो तुम ये सब कर सकते हो और तुम्हें ये पिल मेरे लिए बनानी ही होगी। अगर तुमने ये पिल नहीं बनाई तो मरने के लिए तैयार हो जाना। अब शाओयान को ये पिल अपने लिए तो बनानी ही थी, इसलिए वो राजी हो जाता है और उससे कुछ समय मांगता है। अब जब शाओयान घर आता है तो वो अपने फादर को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलते। तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसके फादर ने ही लिखा होता है। उसमें लिखा है कि तुम अपना काम पूरे मन से करो और तुम अपने इस काम में सफल जरूर होगे। इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे गोल के बीच नहीं आना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हमें नायान को दिखाया जाता है जो कि युनलैंग के एल्डर से जाकर मिलती है। अब जब नायान उनसे जाकर बात करती है तो उसे पता चलता है कि युनलैंग के उस एल्डर ने तो बाकी क्लैंस को भी आमंत्रित कर दिया है ताकि वो सब वहां आकर वो कंपटीशन देख सके। ये कंपटीशन वही है जो 3 साल में होने वाला था, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। और ये बात नायान को बहुत बुरी लगती है क्योंकि ये तो नायान का निजी मामला होता है। वो नहीं चाहती कि सब लोग उसके और शाओयान के बीच होने वाली लड़ाई को देखें और उसके निजी मामले को लेकर बातें करें। वो इन सब के खिलाफ है, मगर वो एल्डर हर किसी को अपना पावर दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। अब नायान बहुत उदास हो जाती है। तभी वो अपने बचपन के बारे में सोचती है। नायान बचपन में भी बहुत पावरफुल थी। वो अपने से बड़े को भी धूल चटा देती थी। नायान के दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे और वो भी अपने दादाजी को बहुत मानती थी। नायान के दादाजी और शाओयान के दादाजी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और उन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जिस दिन नायान ने जन्म लिया उसी दिन शाओयान का भी जन्म हुआ। ये दिन और समय दोनों ही एक थे। ये सब देखकर सभी बहुत हैरान थे और फिर नायान के दादाजी और शाओयान के दादाजी ने एक दूसरे से वादा किया कि जब ये दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे
तब हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।